91 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने खासकर इसलिए इंक्लूड किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंक्लूड इसलिए किया है कि आपको आइडिया लगे कि कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे भी पूछ ले जाते हैं। यानी जैसे मैं बोला था आपको कि वैल्यू चेंज करके आप क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, 70 के अराउंड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जनरली ऐसे, तो वो तो मिलेंगे ही, लेकिन उनमें से 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आपके पूरे पेपर में डिट्टो मिल जाए, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं वैल्यू भी चेंज नहीं है। ठीक, ऐसे आपकी इस सीरीज में कई सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अनोवा। तो मैंने आपको बोला था अनोवा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। इन्वॉल्विंग 3 ट्रीटमेंट एंड 10 ऑब्जर्वेशंस पर ट्रीटमेंट, यानी 3 ट्रीटमेंट है, पर ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल 3 होंगे। तो यानी कैपिटल एन की बात करें, 1 में 10, 2 में 10 और 3 में 10, तो टोटल कितने हो गए, 30। या फिर सिंपली ऐसे करें 3 × 10, है ना, आपको बताया था पिछले पार्ट में मल्टीप्लाई करके बताया था आपको कैपिटल एन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका आ गया कितना, 30, और ये जो है आपका कॉलम की वैल्यू रही C3, ठीक है, और ये आपका R रहा। ठीक, अब देखिए पूछा क्या है, SSE दे रखा है, MSE पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए आपको MSE का फॉर्मूला हमने बताया है, पहले भी डिस्कस किया कुछ पार्ट्स में। तो SSE अपॉन N - C, SSE कितना दे रखा है, 399.6 अपॉन N कितना आया आपका, आपने कैलकुलेट किया अभी 30, माइनस C कितना है, C है आपका कितना 3, तो 399.6 अपॉन 39.6, ठीक है, सॉरी 27 होगा ना, अपॉन 27। तो जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14.8 मिलेगा। ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपके लिए डू योर सेल्फ है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये 4-5 पार्ट में बता रखा है कि आपकी क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, क्या मेजर ऑफ डिस्पर्जन होती है, तो आपका एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडेक्स ऑफ फॉर अ टाइम सीरीज, ठीक है, तो सीजनल इंडेक्स को टाइम सीरीज का सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि सीजनल इंडेक्स को मेजर करने के कितने टोटल मेथड हैं, फिर आप जो है इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। सीजनल इंडेक्स को मेजर करने के मेथड, पहला मेथड जो है वो क्या है, सीजनल एवरेज मेथड, यानी जो सीजन है जितने भी जिसका एनालिसिस करें उन सबका एवरेज निकालना, सीजनल एवरेज मेथड। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड यही है जिससे हम इस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड आपको मिलेगा लिंक रिलेटिव मेथड, LRM शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिंक रिलेटिव मेथड। थर्ड में है आपका सीजनल वेरिएशन थ्रू इंडेक्स मेथड, यानी सीजनल वेरिएशन थ्रू इंडेक्स, ठीक है। फोर्थ मेथड आपको मिलेगा यहाँ पर रेशियो टू मूविंग एवरेज, MA से लिख दे रहा हूँ, ठीक, मूविंग एवरेज। और एक सिंपल एवरेज का भी रहता है, मेथड ऑफ सिंपल एवरेज, राइट। एक मिलेगा आपको जिसमें आप लिंक रिलेटिव, अच्छा लिंक रिलेटिव मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मेथड है जिनसे हम सीजनल इंडेक्स को मेजर करते हैं। तो आप देख लीजिए कौन से दे रखे हैं। मेथड ऑफ एवरेजेस बिल्कुल आपको दे रखा है, ठीक है, यानी मेथड ऑफ एवरेज से आप कैलकुलेट करते हैं। और ये है रेशियो टू मूविंग एवरेज, ये है, ठीक है।
एवरेज मेथड इसमें आपका यूज हो गया, इसमें हो गया, तो ठीक है, चलो ये हो गया। लिंक रिलेटिव आपका LRM हो गया, मूविंग एवरेज ये हो गया, ठीक। मैथमेटिकल इक्वेशन ये नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी इससे आप इसे मेजर नहीं कर सकते। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 94 2018 का क्वेश्चन है, इसमें आप क्या है, ये जो है इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी, इससे म्यू टू जे और म्यू टू जे प्लस 2, यानी ये आपका ऑड टर्म्स का ऑड मूवमेंट है, उसका स्क्वायर है, ठीक है, उसका स्क्वायर है, और इसके जस्ट पिछला वाला और जस्ट बाद वाला, यानी दो इवन टर्म्स, जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका हमेशा ऑड वाले के स्क्वायर के कम आता है, उससे कम आता है, ठीक है। आप चाहें तो एग्जांपल सॉल्व करके ही इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, बुक में प्रूफ भी किया है, लेकिन प्रूफ करने से यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ कि ऑड का आप स्क्वायर करेंगे वो कम आएगा, दोनों इवन के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज अगर आप मूवमेंट की बात करें तो थर्ड मूवमेंट, इसके अगल बगल के कौन से हो जाएंगे, एक तो सेकंड मूवमेंट हो जाएगा, एक फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, यानी ये आपका म्यू 2 और ये आपका म्यू 3 और ये आपका म्यू 4। तो अगर म्यू 3 स्क्वायर की बात करें तो हमेशा ज्यादा होगा म्यू 2 इंटू म्यू 4 से। ऐसे इससे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अभी तो यहाँ पे जे टर्म्स करके इन्होंने दिया है, हो सकता है इसी तरीके से डायरेक्ट दे दे, हो सकता है वो म्यू 9 को बोल दे म्यू 9 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू 8 इंटू म्यू 10, तो कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। आई होप आपको मजा आया होगा, आप कर पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, मेजर द डिग्री डैश डैश लगाया आगे, डैश मेजर द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। लीनियर रिलेशनशिप बताता है कौन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन का, वो आपको लीनियर रिलेशनशिप बताता है, वेयर एज स्पियरमैन कोफिशिएंट नहीं बताता। जब आप चैप्टर में से पढ़ेंगे कोरिलेशन चैप्टर में तो आपको डिटेल में ये चीजें और मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इज और आर ट्रू, या तो एक सही या कितनी। तो देखते हैं क्या क्या सही है। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो मैं आपको सिंपली बताऊं, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर किसी श्योर इवेंट की बात करें, आप सुने जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने, शुरू से बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी श्योर इवेंट की 1 होगी, क्योंकि वो घटना होनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और अगर कोई श्योर इवेंट नहीं है, है ना, कोई श्योर इवेंट नहीं है तो उसके मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो मतलब 0 से 1 के बीच में निकलेगी, सही बात है। और अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट ले लें, कोई इम्पॉसिबल इवेंट ले लें जो घटना हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको एक चीज में बताना चाहिए। एक चीज और बता दें, अगर सम करें, कोई अगर आपका सैंपल स्पेस दे रखा है, उस सैंपल स्पेस का सम करें तो उसकी प्रोबेबिलिटीज का सम वो भी इक्वल टू 1 होगा। लेट्स सपोज जैसे आपने देखा हुआ डाइस की बात करें तो डाइस में आप जब आपके क्या 6 होते हैं, 1/6 1/6 1/6 हर एक प्रोबेबिलिटी, और सबको ऐड करेंगे तो आपका 1 आएगा। ऐसी कॉइन की बात करें तो चित या पट, हेड या टेल, है ना, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हेड की, 1/2 प्रोबेबिलिटी टेल की, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब सम भी बनाता है। तो आई होप मैंने कई सारी प्रॉपर्टी आपको बता दी और आपने ढंग से सुनी होंगी, तो अब आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो पहला देखें, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0-1, बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट 0 गलत, क्योंकि श्योर इवेंट की कितनी है, 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चेंज कर लूं आंसर टिक करने के लिए, राइट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात करें। जैसा कि इससे पहले पार्ट में मैंने आपको सैंपलिंग के टाइप बताए थे, सैंपलिंग के
एक प्रोबेबिलिटी वाला था, एक नॉन प्रोबेबिलिटी वाला था। फिर इसके अंदर SRS यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर वगैरह कई बताए थे। फिर इसमें पर्पज बताया था, है ना, इस तरीके से वो टाइप बताए थे। तो आपको रिकॉल हो गया होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही। तो मैं आपको पहले बता दूं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। लेट्स सपोज 1 से लेके n तक आपका पूरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और उसमें से किसी 9th ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वही 99 वाले की होगी, और वही nth की होगी, n वाले टर्म की वही फर्स्ट की होगी, यानी सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, सबको इक्वल चांस मिलेगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या कह रहा है, एवरी फिक्स्ड यूनिट इज टेकन फॉर सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं ले रहे हैं, रैंडमली ले रहे हैं, नाम में ही रैंडम आ रहा है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, ऑल यूनिट्स हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हर एक का बराबर चांस है ना। अगर 1 का उतना है उतना ही 9 का है, उतना ही n का है, उतना ही 99 का है, उतने कितने भी टर्म का उतना ही प्रोबेबिलिटी है। तो सेकंड तो सही हो गया। चलो थर्ड देखते हैं। ओनली सिलेक्टेड यूनिट हैव राइट टू सिलेक्ट। मानना बिल्कुल नहीं, हर एक का इक्वल चांस है। टेक्निक्स प्रोवाइड लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल। बिल्कुल नहीं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 98 क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइम सीरीज डाटा। कह रहा है कौन सा टाइम सीरीज डाटा नहीं है। तो टाइम सीरीज डाटा की बात करें तो इसमें आप क्या करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एनालिसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब वो पीरियड आपका मतलब 2 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, और आपका महीना हो सकता है पूरा, आपका 2 महीना हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 2 सेंचुरी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बात कर रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस फॉर डिफरेंट डेज ऑफ मंथ। एक मंथ की बात कर रहा है, उसमें डिफरेंट डेज यानी 1 से लेकर 30 दिन, जनरली अगर 30 दिन का मंथ माने तो यानी ये पूरा टाइम सीरीज डेटा हुआ, यानी पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा, द प्रोडक्शन ऑफ कोल फॉर लास्ट 20 डेज। लास्ट के 20 डेज में कोयले का क्या प्रोडक्शन है, यानी ये भी आपकी ड्यूरेशन होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, आप निकाल सकते हैं। प्राइस ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स इन द मार्केट टुडे। इसमें क्या कंपेयर करेंगे, जो आज का है इसको कंपेयर कैसे करोगे। तो ये आपका गलत नहीं है, यानी बी सही है, सी गलत है। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और दिया है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ मंथ ऑफ जुलाई। तो इसमें भी आपके 31 डेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये भी सही है। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है नॉट अ टाइम सीरीज डेटा, है ना, तो आपका ऑप्शन जो है ये वाला सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए इसमें। A value which measure the relative changes in group of related variable over 2 different situations is। अगर 2 सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करके उन पर इन्फ्रेंसेस निकालें, उन पर चीज़ें रिलेटिव चेंजेस को मेजर करें, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वही तो इंडेक्स नंबर है। जैसा कि मैंने बताया था 2 चीज़ें इसमें ली जाती हैं, एक तो बेस ईयर और एक करंट ईयर। अब इन दोनों को कंपेयर करके रिलेटिव चेंजेस निकालते हैं, उनको मेजर करते हैं, है ना, कैसे इंडेक्स वेरी कर रहा है। जैसे अगर बात करें CLI इंडेक्स की, CPI इंडेक्स की, WPI इंडेक्स की, बहुत सारे इंडेक्स पढ़ेंगे, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स पढ़ेंगे, तो उनमें सब में यही होता है। आप कम से कम 2 साल जो है उसमें ली जाती है, वो बेस ईयर मानते हैं, करंट ईयर मानते हैं। ठीक, तो वो इंडेक्स नंबर में ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑब्जर्वेशन, यानी किस सांख्यिकी जो है कैसे टाइप के अवलोकन पर लागू नहीं होती है। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ होल स्टडी करी जाती है, एक ग्रुप की स्टडी करी जाती है, ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं होती है। इंडिविजुअल की स्टडी आप इसमें नहीं करेंगे, तो यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे, और उसके बाद ये आपने किया होगा, और यहाँ पर आप एक माइलस्टोन पहुँच गए, यानी आपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू।
और इन्हें अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक को भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके आप जो भी अपडेट आते हैं वो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।